नमस्कार, संस्कृति बीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि संस्कृति IAS गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए 40 से 75% का डिस्काउंट लेकर के आया है। अब ये डिस्काउंट किन किन कोर्सेज में आपको दिया जा रहा है, तो यूपीएससी ऑनलाइन के आपके जो भी कोर्सेज है, लाइक IAS प्रीलिम्स मेंस हो गया, IAS प्रीलिम्स हो गया, टारगेटेड प्रीलिम्स 2024, CSAT ऑप्शनल निबंध लेखन, इसमें आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके बाद स्टेट पीसीएस के जितने भी कोर्स है, अब यहाँ पर 2 कोर्स आपके ऐड हुए हैं, दैट इज RAS फाउंडेशन कोर्स एंड अनदर इज MP पीसीएस कोर्स। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक नहीं आ रहे थे, RAS और MP वालों के लिए आप भी इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अदर कोर्सेज में आप देखोगे कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, NCERT एंड RO कोर्स है। ठीक है, तो ये तो रही कोर्स के बारे में और डिस्काउंट के बारे में। तो जल्द से जल्द जिनको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। न्यूज क्या है? सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ यानी कि 22 जनवरी को, उसी दिन इस योजना के बारे में बताया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं इनको हम समझेंगे। तीसरा है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। तो ये किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। लेकिन अब ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, कब से कब तक होगा, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे अनुवादिनी ऐप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसा ये ऐप है, क्यों इसे लॉन्च किया गया है, तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कहां से? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है हाल ही में, और इसी शुभ अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया गया। अब योजना कब आई आपकी? तो 22 जनवरी 2024 को आई। इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना में क्या किया जाएगा, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के तहत आवासीय क्षेत्र के जितने भी उपभोक्ता हैं, इनको रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर के प्रेरित किया जाएगा। और यहाँ पर लक्षित जो 1 करोड़ परिवार है, यहाँ पर लक्षित वर्ग भी है। लक्षित वर्ग में आपका आ जाएगा जो गरीब परिवार है, जो अपना बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो पहले इनको यह सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उसके बाद जो लोग होंगे वहां पर यह सुविधा उनको दी जाएगी। तो लक्षित वर्ग यहाँ पर आपका आ जाएगा जो कमजोर वर्ग है। ठीक है, तो इसके तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी इस योजना के तहत। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, पहले तो सभी को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है, और दूसरा 1 करोड़ घरों में इंस्टॉलेशन करना है किसका? सौर पैनल का। ठीक है, उनकी छतों पर यह लगाया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। उद्देश्य क्या है? तो छत पर सौर प्रणाली स्थापित करनी है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर भारत की जो निर्भरता है उसको कम करना है। अभी हम क्या है, जल से विद्युत बनाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर जो पारंपरिक ऊर्जा का हम निर्माण कर रहे हैं, इस पर हमें कमी लानी है। साथ ही साथ सतत ऊर्जा प्रथाओं की ओर जो है हमें बढ़ना है, और सौर पैनल स्थापना हेतु दीर्घकालिक निवेश के अवसर भी हमें प्राप्त करने हैं। और भारत वैसे भी 2075 तक जीरो एमिशन का अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा है, जहां पर वो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। तो इसी को देखते हुए वह इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रहा है, ताकि वो अपने लक्ष्य को जो उसने निर्धारित किया है उसे पा सके। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत की वर्तमान में जो सौर क्षमताएं हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या कार्य कर रहा है, और 2023 तक कितना इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने अपना कार्य जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, तो दिसंबर 2023 तक की स्थिति की यदि बात करें, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, इसी बीच दिसंबर तक छत पर जो सौर ऊर्जा स्थापित होनी थी, यानी कि इंस्टॉलेशन होना था सौर पैनल का, उसकी क्षमता आपकी पहुंच गई है 11.08 गीगावाट। यानी कि हमने इस क्षेत्र में काफी अग्रणी कार्य किया है, अच्छा कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे राज्यवार स्थिति की, कि कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18 पॉइंट, यहाँ पर 2 आपकी कैटेगरी दी गई है। एक है आपका कुल सौर क्षमता और दूसरा है आपका रूफटॉप सौर क्षमता। तो यहाँ पर दोनों में ही अलग अलग क्षेत्रों ने अच्छे कार्य किए हैं। और सेकंड प्लेस किसका है ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुल सौर क्षमता की, तो इसके मामले में राजस्थान आपका फर्स्ट प्लेस पे है, जिसने 18.7 गीगावाट के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर इसमें कौन हो जाता है कुल सौर क्षमता में? तो आपका आ जाता है गुजरात, जिसने
10.5 गीगावाट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रूफटॉप और सौर क्षमता में। तो इसमें गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है जो कि है 2.8 गीगावाट, और वहीं दूसरा स्थान रूफटॉप सौर क्षमता में किसने प्राप्त किया है, तो महाराष्ट्र ने 1.7 गीगावाट के साथ सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर दो श्रेणियां थी, एक तो कुल सौर क्षमता और दूसरी थी आपकी रूफटॉप सौर क्षमता। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेकंड प्लेस पे गुजरात किसमें है, कुल सौर क्षमता में है, लेकिन रूफटॉप में देखोगे आप तो गुजरात पहले स्थान पर है। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर के बारे में। तो ये खंजर किसके किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यह अभ्यास हो कहाँ रहा है, कौन सा संस्करण है, इन सारी चर्चाओं पर हम बात करेंगे। तो भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का यह कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में इसको शुरू किया गया है। अभी कब से कब तक होने वाला है, तो यह आपका होगा 22 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि प्रत्येक वर्ष इस खंजर एक्सरसाइज का आप देखते हो कि आयोजन किया जाता है। तो अभी कहाँ हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं उद्देश्य क्या होता है। देखिए, किसी भी देश के साथ कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करी जाती है, चाहे वो मित्र हो, ठीक है, किसी भी देश के साथ हम परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो आपका खंजर हो जाए, एनी एक्सरसाइजेस व्हाट वी परफॉर्म विद अनदर कंट्री, इट मीन्स हम उनके साथ अपने जो संबंध हैं उनको मधुर कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर, हमें उनको जो अच्छी चीज़ें आती हैं हम उन्हें अब्जॉर्व कर रहे हैं, जो हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम उन्हें सिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे उनके जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो भी मजबूत होते हैं, सैन्य संबंध है वो भी मजबूत होते हैं, राजनीतिक संबंध जो होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। और इन फ्यूचर यदि हम दोनों देशों को मिल करके किसी अन्य देश का मुकाबला करना पड़े तो हम एक दूसरे की पावर क्या है या फिर एक दूसरे की लैकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों देशों की जो विशेष बलों की क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं, आतंकवाद रोधी और विशेष बल संचालन के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी हम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये परफॉर्म करी जाती हैं। अब प्रतिभागी इसमें कौन कौन से थे, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना की टुकड़ी जिसमें 20 कर्मी शामिल हैं, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं यदि मैं बात करूं किर्गिस्तान की टुकड़ी, इसमें भी 20 कर्मी है और इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ठीक है, भारत का कौन सा रेजिमेंट है, पैराशूट रेजिमेंट, और किर्गिस्तान का कौन सा है, स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई आपकी खंजर एक्सरसाइज के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन लाइक एआई लाइक अनुवादी। ये अनुवादी ऐप क्या है, क्यों इसको लाया गया है, क्या इससे लाभ होने वाला है और भारत सरकार को इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी टोटल 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेगी जो वहां पर हैं। ठीक, वहीं हर क्षेत्र की, हर रीजन की अपनी अलग अलग भाषा है। यदि मैं कन्नड़ की बात करूँ, सिंधी की बात करूँ, तमिल की बात करूँ, तेलुगु की बात करूँ, तो ये सारी भाषाएं हैं। तो इन्हीं रीजनल भाषाओं में छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण करे, इसी को बढ़ावा देने के लिए ये जो अनुवादिनी ऐप है ये लाया गया है। और ये ऐप क्या करेगा, आपकी रीजनल भाषा में अनुवाद करके आप इसे आसानी से सीख सकोगे। इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए इस अनुवादिनी ऐप के बारे में हम जानेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं इनको भी समझेंगे। तो शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ ये नहीं कि हम हिंदी में पढ़ेंगे, बंगला में पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। मोस्टली आप देखते हो कि रीजनल, जैसे आप करना चाहते हो कि मुझे डॉक्टरी करनी है, ठीक है, या फिर आपको लॉयर बनना है, तो आपको जो सिलेबस बेसिकली ज़्यादातर आप देखोगे पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। आपको आपकी रीजनल भाषा में वो सिलेबस नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में आया था कि अब इसको आप हिंदी में भी ये सिलेबस लाया जाए ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सके। ठीक, तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि अब हर छात्र किसी भी रीजन से वो बिलोंग कर रहा हो, हमें शिक्षा में बहुभाषावाद लाना है और वो
उस क्षेत्र की शिक्षा से पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। तो इसी सब को देखते हुए इसको लाया गया है बेसिकली। ठीक है, तो शिक्षा में सबसे पहले तो हमें बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। इसी के लिए केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप पेश किया है। अब बात करेंगे इस ऐप के बारे में और साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में आपके सारे पाठ्यक्रम, लाइक आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, तो इन सारी जगहों पर आप क्या है, ये उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम जो है वो आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में अब उपलब्ध होगा। ठीक है, तो अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी सूचीबद्ध भाषाएं हैं उसमें आपको ये कोर्सेज और शिक्षा पाठ्यक्रम देखने को मिलेंगे। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें यह कहा गया है कि अपनी मातृभाषा में अध्ययन के जो महत्व है उस पर जोर दिया गया है। अपनी मातृभाषा में क्या है, आपको अध्ययन करना चाहिए, तो इस बिंदु पर जोर दिया गया था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्रालय के क्या निर्देश आए हैं इस अनुवादिनी ऐप को लेकर के, और ये अनुवादिनी ऐप किस प्रकार से कार्य करने वाला है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTI और स्कूल शिक्षा विभाग को क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, आपको उसमें ही जितना भी आपकी शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध करवानी है। साथ ही साथ UGC, AICTI, NCERT, NIOS, IGNOU, IIT, CU, NIT जैसे सहित जितने भी संस्थान हैं, इनको शैक्षणिक नियामकों को अगले 3 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को सुलभ बनाना है। यानी कि अगले 3 साल तक आपको जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आपके जितने भी कोर्सेज हैं, उसमें आपको तैयारी करनी है। NIP 2020 भारत की बहुभाषी प्रकृति के मूल्य को रेखांकित क्या करता है। ठीक है, क्या करता है, आपके जितने भी बहुभाषी प्रकृति के मूल्य हैं उनको रेखांकित करता है। इसे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया है। चलिए, तो ये तो था इस अनुवादिनी ऐप के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये अनुवादिनी ऐप क्यों लाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने अंतिम प्रश्न की कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही में अभी आप देखोगे किसको, फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने के लिए कहा गया है। इसके बाद एक और सिफारिश की गई कि बांग्ला को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाए। लेकिन आप ये बताओ कि वर्तमान में अभी कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।